आपको अच्छे से पता है कि फराह आने वाली है, फिर भी आप सब्जी बना रही हैं। अनम बेटा, तुम्हें कितना समझाया कि फराह जैसी लड़कियों से दोस्ती नहीं रखो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? अम्मी मुझे तो समझ में नहीं आता आप उस बेचारी फराह से इतना चिढ़ती क्यों हैं, जबकि आप अच्छे से जानती हैं कि वही मेरी एक कजन फ्रेंड है। अनम बेटा, फराह जैसी लड़की किसी की दोस्त नहीं हो सकती। ये सिर्फ मुफाद परस्त है और वो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने में नहीं चूकती। अरे अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस अपना दिल साफ कर लें फराह से। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? सब्जी चढ़ाओ और रोटियां बना लो, तुम्हारे अब्बू आने वाले। छोड़ दे, मैं कर लूंगी। चलिए। या अल्लाह, मेरी बेटी को तो इसकी शर से महफूज रख। पता नहीं अम्मी को फराह से क्या चिढ़ है, जब देखो बेचारी के पीछे पड़ी रहती हैं, जबकि वो तो इतना प्यार करती है मुझसे, इतना ख्याल करती है। अस्सलाम वालेकुम फराह। वाह भाई, तुम्हारी तो बहुत लंबी उम्र है, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत तलब हो रही थी चाय की। क्या बात है, आज बहुत मूड खराब है? मूड खराब ना हो तो क्या हो, जो तुम्हारी बेटी है वो मेरी सुनती कब है? 1000 मरतबा उसको समझाया कि फराह से दूर रहो, लेकिन वो एक कान से सुनती है, दूसरे से उड़ा देती है। अरे तो आलिया, उस बेचारे की एक ही तो सहेली है। आप जानती नहीं अपनी भांजी और बहन को, वो कोई किसी की सहेली नहीं है। अरे जलती है हर एक की खुशी से। देखा था आपने अनम की मंगनी वाले दिन है, उसके ससुराल वालों को कितनी हसद भरी नजरों से देख रही थी। अरे मजाल है जो दोनों माँ बेटी ने कोई दुआ तो दी हो। देखो आलिया, हमने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं चाहा, तो इंशाल्लाह हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि अच्छा करने वालों के साथ अच्छा हो। अरे कभी कभी किसी और की सजा किसी भले को मिल जाती है। लॉकेट तो काफी भारी है, महंगा होगा। वाह अनम, तूने तो बड़ा लंबा हाथ मारा है। अम्मी बता रही थी कि तेरे ससुराल वाले बड़े अमीर हैं और जिशान का तो अपना बिजनेस है और फॉरेन में भी प्रॉपर्टीज हैं। एक बात बता, कहीं तू जिशान को पहले से तो नहीं जानती? और तुम दोनों की एंगेजमेंट कहीं लव तो नहीं? अरे नहीं यार, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें तो पता है मेरी अम्मी का कितनी सख्त है वो इन मामलात में। वैसे भी हमारी मंगनी तो अम्मी की दोस्त ने कराई है। वैसे ना मुझे तुमसे एक शिकायत है, तुम अब मुझसे ना हर बात छुपाने लगी हो। माना कि जिशान हैंडसम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम शक करने लग जाओ। तुम लोग जब भी गए हो मेरे बगैर गए हो। अगर मुझे अपने साथ ले जाती तो कोई आफत नहीं आ जाती, मैं खा नहीं जाती उसे। अरे पागल हो गई हो तुम, मैं कहाँ जाती हूँ जिशान के साथ कोई सैर सपाटा करने। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। तुम्हें तो पता है, अगर मैं ऐसा सोचूंगी भी तो अम्मी मुझे जान से मार देंगी। क्या मतलब? जब से तुम दोनों की मंगनी हुई है तुम लोग कहीं घूमने नहीं गए? और जिशान ने भी तुम्हें कभी नहीं कहा? नहीं यार, एक दफा भी नहीं गए, बल्कि जिशान तो मुझे काफी दफा बोलते हैं, मैंने ही उन्हें मना कर दिया। तुम तो जानती हो अम्मी को शादी से पहले मंगेतर के साथ घूमना फिरना नहीं पसंद। ओफो अनम, तुम तो बहुत ही बोर हो। ऐसे मामलात में कौन सुनता है अम्मियों की? और अगर मेरा जिशान जैसा अमीर और हैंडसम मंगेतर होता तो मैं तो किसी की भी नहीं सुनती। वैसे कोई मसला नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम लोगों को मिलवाऊंगी चुपके चुपके। वो कैसे? अम्मी तो मुझे कहीं अकेले बाहर भी नहीं जाने देती। ममानी तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगी, मगर तुम मेरे साथ तो चल सकती हो। और जहाँ हम जाएंगे वहाँ जिशान तो आ सकता है ना? नहीं यार, अगर अम्मी को पता चल गया तो? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। और तुम जिशान का सोचो, अगर उसे पता चला तो वो कितना खुश होगा। लेकिन फराह। लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया ना हम कल जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं। दरअसल इन हालात में अगर किसी के दिमाग में एक बात फंस जाए और उसको ठीक करना हो तो उसके लिए साइकोलॉजिकल अप्रोच है। पहले तो उसकी बात सुनते हैं और उसके साथ साथ फिर हम कोशिश करते हैं कि उसकी कॉग्निशन, जिसको हम फहम कहते हैं या समझ कहते हैं, उसको हम ठीक करते हैं।
और सुन के, और साथ साथ में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अलावा और भी कुछ तरीके हैं। अगर उसके दिमाग में इस हद तक बात फंसी हुई है कि ऑब्सेशन की हद तक है, तो हम उसको फिर डाइवर्शन मेथड, रिस्पांस प्रिवेंशन और वो कराते हैं, या इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी कराते हैं, जिसमें उसको फहम आ जाए कि मैं क्या हूँ, मेरी सोच क्या है, इसका मंतक क्या है, ताकि वो खुद ही ये फैसला करे और सही फैसला करने की तरफ राग़िब हो। ये इस वक्त तैयार होके तू कहाँ जल्दी? अम्मी एक बहुत ही खास काम के लिए जा रही हूँ, दुआ करो बस उसमें कामयाब हो जाओ। अरे ऐसा कौन सा खास काम है कि मुझे ही नहीं पता? वो मैं आपको आकर ही बताऊंगी। नवाबजादी हैं आप, खुद तो चली जाएंगी अपने खास काम से, और ये जो घर के इतने काम पड़े हुए ये कौन करेगा? अम्मी आपको पता है ना मुझसे घर के झाड़ू बर्तन नहीं होते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तेरा बाप जो मेरे लिए ना नौकरों की पूरी फौज छोड़कर गया ना, उनसे कहूंगी वो कर लेंगे घर के सारे काम। अम्मी अगर ये काम हो गया ना तो आपके पीछे नौकरों की फौज लगा दूंगी। पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव पकाने गई है ये लड़की, सारे काम मेरे पर ही पड़े रहते हैं बस। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। कुछ भी पहन ले, उसने तुझे कौन सा देखना है। अरे मैं मजाक कर रही थी यार। वैसे आज तेरी ज़ीशान से पहली मुलाकात है तो तुझे कुछ अच्छा पहनना चाहिए। वही तो यार, इसीलिए मैं ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। और ज़ीशान का फेवरेट कलर भी ग्रीन है। देखो मेरे पास एक भी ग्रीन सूट नहीं। अरे फराह, तुमने तो ज़ीशान का फेवरेट कलर पहना हुआ है। तुम एक काम करो, तुम इनमें से कुछ पहन लो और मुझे ये सूट दे दो, मैं ये पहनकर चली जाऊंगी। अरे तू पहन ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार पता नहीं ये सूट तुझे फिटिंग में आए ना आए, और आज तेरी ज़ीशान से पहली मुलाकात है, ये ना हो कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा नहीं पड़े। तो अब मैं क्या करूं? तू ये वाला पहन ले ना, देख कितना प्यारा सूट है ये पहन ले। पक्का? पक्का यार, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं तुझे अच्छा ही मशवरा दूंगी यार। ठीक है। 15 से 40 साल की उम्र है, इसमें इंसान जो है बहुत शिद्दत आती है सोच में, लेकिन 40 साल बाद उसमें ठहराव आ जाता है, मंतक की सोच आती है, और वो सिर्फ दिल से नहीं सोचता बल्कि दिमाग से सोचता है। जबकि नौजवान जो है वो एकतरफा फैसला करते हैं, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ओवरऑल होलिस्टिकली यानी इज्तिमाई तौर पर देखना पड़ेगा। सिर्फ दिल की बात नहीं सुनी जाएगी बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को समझते हुए सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का तरीका भी आना चाहिए। वालेकुम सलाम जी, हम आपको डिसाइड करके बताते हैं। चलो अनम, जल्दी से अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं ज़ीशान, आपको जो भी पसंद है आप ऑर्डर करें, मैं खा लूंगी। बिल्कुल नहीं, अब जो तुम्हारी पसंद है वही मेरी पसंद है, सो प्लीज ऑर्डर कर लो। वैसे असूलन तो आप दोनों को मुझसे पूछना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, क्योंकि मैं आप दोनों की मेहमान हूँ। लेकिन यहाँ किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बताएं आप क्या खाएंगी? हाँ फराह, तुम्हें जो पसंद है तुम ऑर्डर करो। जी नहीं, अब ज़ीशान ने अनम को कह दिया है तो अनम ही ऑर्डर करेगी, और वैसे भी मैं ज़ीशान की कोई बात रद्द नहीं कर सकती। अनम खाना ऑर्डर कर लो। पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी। मैं जितना फराह से उसको दूर रखना चाहती हूँ वो उतना ही उसके साथ लगती है। अब पता नहीं कहाँ लेके पहुंची है। अरे खुद तो है ही दीदा हवाई, देखना अनम को भी बना देगी। ओफो, इतना क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगी। क्यों परेशान न हो, वक्त देखिए क्या हो गया है, और वो अभी तक नहीं लौटी है। अच्छा तो फोन करके मालूम कर लो। ये लो। मैं कॉल करती हूँ।
फरा, अम्मी की कॉल आ रही है, क्या बोलूं? तुम परेशान मत हो, तुम बाहर जाके कॉल कर दो। रुमानी वैसे ही फोन कर रही होंगी यार। हाँ ठीक है। वैसे आपने इस अनम में देखा क्या है जो आपने शादी का सोच लिया? जी, इस बात का क्या मतलब है आपका? मेरे कहने का ये मतलब है कि ये बात बात पर घबरा जाती है, डर जाती है। आप इतना हैंडसम है, आपको तो मुझ जैसी स्मार्ट लड़की सूट करती है। जी नहीं, अनम बेवकूफ़ नहीं, अनम एक शरीफ और इनोसेंट लड़की है और मुझे ऐसी ही लड़की सूट करती है। वो मेरी फियांसी है और मैं उसे ही चाहता हूँ। जबरदस्त, देखा ना, मैं शर्त जीत गई। किस बात में जीत गई आप? अरे अनम ने मुझसे शर्त लगाई थी, उसे आप पे शक था। उसे लगता है कि आप भी उन्हीं दिल फेंक आशिकों में से हैं जो हर लड़की पे फिदा हो जाता है। और मैंने उससे कहा कि आप बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो मानी ही नहीं। और देखे, मैं शर्त जीत गई। अनम ने आपसे मेरे लिए इस बात की शर्त लगाई थी, लेकिन क्यों? अरे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि उसे आप पे यकीन ही नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें, उसी ने मुझे कहा कि ये ग्रीन कलर के कपड़े पहनूं क्योंकि आपको ग्रीन कलर पसंद है। और ये जो बाहर गई है ना फोन करने, ये सब इसका प्लान है। ये चाहती है कि मैं अकेले में आपके साथ रहूं और आप मेरी तारीफ करें। अम्मी परेशान हो रही थी, शुक्र है मैंने बात कर ली। चलो निकलते हैं। अरे नहीं, आप खाना तो खा लें, फिर चलेंगे। मुझे कोई भूख नहीं। कान खोल के सुन लो अनम, आज के बाद तुम फरा के साथ कहीं नहीं जाओगी। अरे गजब खुदा का, तुम्हें अकेले रक्षे में बिठा के और खुद घर चली गई। क्या वो ये नहीं जानती कि तुम्हें अकेले आने जाने की कहीं आदत नहीं है? उफ़ो अम्मी, बस भी करें। एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से जब से आई हूँ आपसे बातें सुन रही हूँ। और ऐसा भी क्या गजब हो गया, कोई बच्ची नहीं हो कि खो जाती। और आ गई ना सही सलामत घर। अब आप बस करें। क्यों परेशान हो तुम? क्या फरा ने तुम्हें कुछ कहा है? अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा ना कुछ किया है, मैं बस थक गई हूँ। जरूर फरा ने से कुछ कहा है और ये मुझसे छुपा रही है। जब इंसान की अर्ज होती है, जो कि हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल एनालिटिकल अप्रोच में इड हमारी ऐसी होती है जो ख्वाहिशात का एहतराम करती है, और इड की जो खुराक है वो क्या है? एग्रेशन है, इसके साथ साथ जो है सेक्सुअल वो है अर्ज है, या खाने की अर्ज है। ये सब चीज़ें जब इसमें होती हैं तो वक्त के साथ साथ वो फिर मुआशरे के हिसाब से सोचता है कि नहीं, खुद खा के इतना मज़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों को खिला के, जैसे मेहमान के सामने बिछ जाते हैं, उसका जो है ये मुआशरा देता है। जबकि इड कुदरती आती है। तो मुआशरे की तरबियत, माहौल की तरबियत हमें आमादा करती है कि दूसरे का ख्याल ज़रूर रखें। ये ना हो कि अपनी सोच को मद्देनज़र रखते हुए कि नहीं मुझे यही रिश्ता, यही चीज़ चाहिए, बल्कि ओवरऑल देखना चाहिए कि सबकी भलाई किस में है। ये चीज़ें हमें मुआशरा देता है, जिसको हम ईगो और सुपर ईगो को कहते हैं, जिसमें नफ्स अम्मारा जो है वो अपनी ख्वाहिशात का एहतराम करता है, जबकि जो दूसरा है नफ्स में मुतमईना जो है वो ये हमें जो है बताता है कि ऐसी सोच, ऐसे फैसले हों, ऐसे ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए जिसमें सबकी भलाई हो। आखिर जिशान को हो क्या गया था? अचानक से इतना मूड खराब कर लिया। कहीं उनका मूड अम्मी की कॉल आने की वजह से तो खराब नहीं हुआ? लेकिन मैंने तो उनको कहा ही नहीं कि जल्दी घर चलें। मैं एक काम करती हूँ, कॉल करके पूछती हूँ। नहीं यार, कॉल करना अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, फरा को कॉल करती हूँ, वो भी तो थी वहाँ पे।
क्या मुसीबत है। अब ये कहाँ बिजी है। हाँ, मुझे इतनी टेंशन हो रही है, कॉल रिसीव नहीं कर रही। कहीं सो तो नहीं गई। वैसे भी वो बोल रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। क्या करूं। आना बेटा, आ जाओ, खाना खा लो, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। जी अम्मी। आ जाओ। ये किसका नंबर? जी कौन? अरे आप तो बहुत ही बेमुरवत निकले, 2 ही घंटे में मुझे भूल गए। अच्छा आप, सॉरी वो मेरे पास आपका नंबर नहीं था तो इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलें कोई बात नहीं, शुक्र है आपने मेरी आवाज़ तो पहचानी। खैर अब तो बात होती ही रहेगी, तो आपको मेरा नंबर भी याद हो जाएगा। फरा मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो मैं बाद में बात करता हूँ। अरे ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आप अनम की बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं? वेल, मैं समझ सकती हूँ कि किसी शरीफ इंसान पे अगर शक किया जाए तो उसे कितना बुरा लगता है, और वो भी उस इंसान का शक करना जिस पर आपको सबसे ज़्यादा एतबार हो और आपको लगता है कि वो आपको ज़्यादा समझता है। खैर आपको अनम की बात पे गुस्सा है ना? देखो फरा, ये अनम और मेरा पर्सनल मैटर है, तो मैं उससे खुद ही डिस्कस कर लूँगा। अरे तो मैं अनम की कज़न हूँ, आपकी साली हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जी वो तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने और अनम के पर्सनल मैटर में किसी की मदाखलत नहीं पसंद। सो प्लीज़ आइंदा से कॉल मत करिएगा। ज़ीशान, तुम मुझे पसंद आ गए हो और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हुआ, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ये देखो, ये सारी शॉपिंग मुझे कल ज़ीशान ने कराई है। कल हम लोग मॉल में गए हुए थे, हालांकि मैंने उसको मना भी किया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती शॉपिंग पे, लेकिन नहीं, वो तो जिद करने लगा कि मैं तुम्हें घर जब ही ड्रॉप करूंगा जब तुम ये सब शॉपिंग कर लोगे मेरे साथ। नहीं नहीं फरा, मैं नहीं मान सकती। ज़ीशान ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? 1 मिनट रुको। ये देखो, मेरी और ज़ीशान की पिक्चर्स, ये हमने खुद कल मॉल में ली थी। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? ओह, मैं समझ सकती हूँ, ये सब कुछ देख के तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा और तुम इस दुख को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा रही हो। अनम, मेरी बहन, ऐसे इंसान के लिए क्या दुख करना, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तुम अभी उसको फोन मिला के जलील करो। तुम उससे कहो कि तुम मेरी बहन के साथ अगर इस तरह कर सकते हो तो कल को मेरे साथ क्या करोगे? उसे अभी फोन मिला के कहो कि मुझे ये रिश्ता नहीं करना, मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ। तुम अभी फोन करो उसको और ये रिश्ता खत्म करो, अभी फोन करो। बस करो फरा, आखिरकार कितने झूठ बोलोगी तुम? मुझे सब पता चल गया है कि तुम मुझे और ज़ीशान को एक दूसरे से बदगुमान करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश नाकाम हो चुकी है। मुझे तुम्हारा असली चेहरा देख चुका है, जो कि बहुत गंदा है। अनम, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अम्मी तुम्हारे बारे में जो भी बोलती थी वो बिल्कुल सही था। तुम मेरी दोस्त नहीं बल्कि एक मौका परस्त लड़की हो, और तुमने ज़ीशान से मेरे बारे में जो झूठ बोले थे वो मुझे सब बता चुका है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। ज़ीशान यहाँ आ रहा है, उसका फोन आया था मेरे पास। हाँ, मैंने तुम्हें फोन किया था और मैंने अनम को फोन करके यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी पूरी गलतफहमी दूर कर सकूं। मैंने जब तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था ना, मैं तब भी समझ गया था कि तुम अनम के लिए झूठ कह रही हो, क्योंकि मैं अनम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए मैंने तुम्हें आजमाने के लिए जानबूझकर अनम के साथ बुरा बिहेव किया और तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए कहा, ताकि तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करके अपने दिल की बात कर सको। और आखिरकार तुमने मुझे समझा ही दिया कि तुम मुझे अनम से छीन के खुद हासिल करना चाहती हो। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। तो मैं तुम्हें भी एक बात बता दूं कि तुम मुझे अब पसंद आ गए हो।
और मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी और अपनी भी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला, समझी तुम? चलो अनम। जिशान, जिशान, तुम वापस आओ यहाँ पे। मुझे सर से ठुकरा के नहीं जा सकते तुम सिर्फ मैं। दरअसल ऐसे हैं इन हालात में जब इंसान एक गोल्ड टारगेट को हासिल करने के लिए जदोजहद करता है और फिर उसको अचीव करने के लिए कुछ जो बहुत मेहनती, परसिस्टेंट, डेडिकेटेड लोग होते हैं उस तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ जो लोग नहीं पहुंचते हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। उस सूरत में दो तरह के वो हैं कोपिंग मैकेनिज्म है। एक को एडेप्टिव कहते हैं, दूसरा माल एडेप्टिव है। जो एडेप्टिव मेथड है उसमें फिर नए सिरे से बंदा जायजा लेता है कि मैं क्यों फेल हुआ, ये मुझे क्यों नहीं हुआ, अब नए सिरे से मैं किस तरह से अपनी हिकमत अमली को ठीक करूं कि उसको पाऊं। जो माल एडेप्टिव मेथड है वो बड़े खतरनाक है, अजीब व गरीब है। उसमें बंदा क्या करता है कि दूसरे को डैमेज या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले जो है हरकतें करता है, खुदकुशी करता है। बाज़ औक़ात अगर वो रिश्ता नहीं मिलता तो उसके ऊपर तेज़ाब फेंकना, ये माल एडेप्टिव मेथड हैं जो कि जो है रिकमेंडेड नहीं है। उसके मुकाबले में हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम एडेप्टिव मेथड इस्तेमाल करें कि उस गोल का हुसूल भी हो और किसी का नुकसान भी ना हो। ज़िशान, प्लीज आप मेरी बात मान लें, वरना फरा अपनी जान दे देगी। मैं जानती हूँ फरा को, वो बचपन से ही ऐसी है। जब उसको कोई चीज पसंद आ जाए और वो उसको हासिल ना कर ले तो वो खुद को नुकसान पहुंचाती है। अनम, मैं कोई चीज नहीं हूं जो तुम मुझे फरा की जिद पे उसके हवाले कर रही हो। अनम, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं ऐसे अपने आप को किसी और के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन ज़िशान, अनम, मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी तुम इतने आराम से कह रही हो कि उसके हवाले हो जाओ। ऐसी बात नहीं है ज़िशान। और तुम बताओ, कोई और रास्ता है हमारे पास? मैं नहीं चाहती कि इस वजह से खानदान में कोई भी प्रॉब्लम हो। एक रास्ता है, हम खामोशी से निकाह कर लेते हैं और आउट ऑफ कंट्री सेटल हो जाते हैं। 4-5 साल बाद जब वापस आएंगे तो तब तक तुम्हारी कजिन का ड्रामा भी खत्म हो चुका होगा और उसे इस बात का एहसास भी हो चुका होगा कि हर चीज हासिल नहीं की जा सकती। ज़ीशान अहमद वल्द अब्दुल अहमद, आपको अनम अनीस वल्द अनीस कुरैशी बाइवज़ हक मेहर 10 लाख रुपए मुअज्जल अपने निकाह में कबूल है? जी बोले भाई, आपको अपने निकाह में कबूल है? नहीं कबूल है। ज़ीशान, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा निकाह सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगा। फरा, समझने की कोशिश करो। देखो, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर हर चीज में कुर्बानी दी है, लेकिन यहाँ ज़िशान और मेरी जिंदगी का सवाल है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या हुआ, एक बार और कुर्बानी दे दो। और वैसे भी शादी के बाद तो प्यार हो ही जाता है ना। और मुझे ये लगता है कि ज़िशान से अच्छा रिश्ता मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। चले काली साहब, निकाह पढ़ाइए आप। देखो फरा बेटा, ये बात तो गलत है ना, तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। चुप करें आप, इस उम्र में आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मेरे ज़िशान का रिश्ता आप अपनी बेटी से कराने चली थी। बस करो, बड़ा होश लो। मेरा और ज़िशान का रिश्ता पहले से थे और तुम हमारे बीच में आ रही हो। ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये जिंदगी भर का सवाल है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता,
बचपन से मेरे जो भी चीज चाहिए मुझसे छीन ली गई। मुझसे कोई प्यार नहीं। फरा फरा होश करो बेटा। फरा 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 मैं कहाँ हूँ? रिलैक्स, आप अपने घर में हैं और अपने कमरे में हैं। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप प्लीज अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दें। माँ जी, आप 2 मिनट मेरे साथ बाहर हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा मुझे सच बताओ, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? देखें माँ जी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके साथ एक नफ्सियाती मसला है। ये किसी भी चीज़ में फोकस करती हैं तो उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करती हैं, और अगर वो चीज़ हासिल ना हो पाए तो ये बहुत ज़्यादा शॉक और डिप्रेशन में चली जाती हैं। यही वजह है कि ये अभी बेहोश हो गई थी। मैंने खैर कुछ मेडिसिन लिख के दी हैं इनकी माइंड रिलैक्सेशन के लिए, और हो सके तो आप इनको आउट ऑफ सिटी भेज दें ताकि इनकी सेहत में भी कुछ सुधार आ जाए और इनका माइंड भी फ्रेश हो जाए। ठीक है बेटा। शुरू से बच्चों की नशोनुमा करते हुए इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि उसकी ख्वाहिशात का एहतराम तो ज़रूर किया जाए, लेकिन उनको नाकामी के हालात में साबित कदमी से चलना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि वन फेल्योर डज नॉट मीन ऑलवेज फेल्योर। जिस तरह महमूद गजनवी अगर पहले हमले पे कामयाब होता तो शायद इतना मशहूर नहीं होता। और फिर ये भी देखना चाहिए कि ये दुनिया है, जन्नत तो है ही नहीं कि हर चीज़ का, हर ख्वाहिश का एहतराम हो। इसमें नाकामियाँ भी होती हैं, और वो कामयाब शख्स है जो नाहमवार हालात में साबित कदमी से चले। अब यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि इसका अगर हम बच्चों को शुरू से फेलुअर के अंदर कामयाबी से न सिखाएं कि कैसे उसमें उसको अबूर करें, तो आगे चलकर उनमें जो है यही होती है कि हर चीज़ पूरी होनी चाहिए, जबकि उनको ये बावर कराना चाहिए कि ये दुनिया है। और जहन में ये होना चाहिए कि फूल चाहे मेरे पास हो, इस खेत में हो, उस खेत में हो, फूल ही है। अगर और जो ताल्लुकात हैं या रिलेशनशिप हैं या अफेयर्स हैं, ये नर्चरिंग होने चाहिए, न कि डिस्ट्रक्टिव होने चाहिए। अब इस सिलसिले में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हम शुरू से बच्चों को इस तरह से तरबियत दें और ख़ुद भी ऐसे फैसले करें कि हम रोल मॉडल बने अपने बच्चों के लिए या अपने स्टूडेंट्स के लिए कि नहीं, हमने किस तरह से एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है सही तरीके से, और अगर कहीं नाकामी हो जाती है तो उसको सब्र तहम्मुल से, हम कहते तो हैं अल्लाह मा साबिरीन, लेकिन इस पे अमल भी करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि भाई इन हालात में, नाहमवार हालात में, फेल्योर के दौरान किस तरह से एक नए वलवले के साथ आगे बढ़ें